Hello, good evening and welcome back to Kanika's Nursing Academy. This is Anupama Sharma and again I'm back with our AIMS NORCET mains, that is part number 2 test series number 1. तो आज भी हम एम्स नॉर्सेट मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे उनको हम डिस्कस करेंगे साथ में. ठीक है, काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड देन वी विल स्टार्ट विद आवर सेशन. Okay, let's start with our very first question of today's series. Okay, तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फ्रॉम योर पेडियाट्रिक्स पॉइंट ऑफ व्यू. आपके पास क्वेश्चन आया है. लेट्स स्टडी द क्वेश्चन. पहले क्वेश्चन बोलता क्या है, दैट इज अ न्यूबॉर्न्स अपगार स्कोर यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज 5 एट पर्टिकुलर 5 मिनट्स इज 5. ठीक है, अ न्यूबॉर्न्स अपगार स्कोर एट 5 मिनट्स इज 5. With what condition does a low Apgar score at 5 minutes after the birth correlate that require the intensive monitoring of this particular neonate? तो let's talk about the options. क्या क्या options आपके पास दिए हुए हैं. The very first option is your ophthalmia neonatrum. The second option is your it signifies any kind of genetic defect. The third option states that it is mental retardation, and the option D, the last option, says it is there is a chance of neonatal morbidity. So what according to you will be the right answer for the low Apgar score? ओके, तो अगर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करें यहाँ पे, तो न्यूबॉर्न का अपगार स्कोर यहाँ पे दिया हुआ है. व्हाट इज दिस अपगार स्कोर? ये बेसिकली हेल्थ पर्सोनल के लिए बहुत अच्छा वे है टू बेसिकली डिटेक्ट या फिर टू मॉनिटर द बेसिकली हेल्थ ऑफ द न्यूबॉर्न. जैसे ही बेबी बॉर्न होता है तो हम अपगार स्कोर बेसिकली उसका कैलकुलेट करते हैं. क्यों कैलकुलेट करते हैं? सो एज टू आइडेंटिफाई कि हमारा जो न्यूबॉर्न है, जो बेबी है, जो बॉर्न हुआ है, क्या वो प्रॉपरली हेल्दी है या ऐसा तो नहीं है कि उसको कोई काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रखा है या फिर उसको इमीडिएट रिससिटेशन की जरूरत है. तो उसके लिए बेसिकली ये हम 5 चीजें बेसिकली न्यूनेट में चेक करते हैं. ठीक है जी, दैट इज डन एट 2 इंटरवल्स. एक तो हम एट 1 मिनट चेक करते हैं एंड आफ्टर दैट 5 मिनट्स पे भी इस अपगार स्कोर को हम चेक करते हैं. सो व्हाट डज दिस अपगार स्कोर मींस? इट मींस दैट फर्स्ट इज फॉर एक्टिविटी. ठीक है, जब P here indicates the pulse. ठीक है, पल्स कितना है बेबी का? this G stands for grimace और A stands for here, sorry, this A is appearance and this A is the activity of the neonate, and the R word here indicates the neonatal reflexes.
ठीक है। तो इन 5 चीजों को बेसिकली हम इवैल्यूएट करते हैं और फाइंड करते हैं हमारा अपगार स्कोर। अगर हम नॉर्मल अपगार स्कोर की बात करें तो नॉर्मल अपगार स्कोर आपका रहता है टोटल बेसिकली कितना होता है 10 तक ये होता है। तो इफ योर न्यूनेटल स्कोर इज अराउंड 7 to 10 तो हम इसको नॉर्मल कंसीडर करते हैं, ठीक है। बट इफ दिस न्यूनेटल स्कोर इज 4 to 6 के बीच में अगर ये रहता है तो इट रिक्वायर्स द प्रॉपर इवैल्यूएशन, या फिर क्या चाहिए इसको, दैट इज योर प्रॉपर इंटेंसिव मॉनिटरिंग इज रिक्वायर्ड अगर आपका अपगार स्कोर 4 to 6 के बीच में आ रहा है। एंड इफ योर बेसिकली अपगार स्कोर इज लेस देन 3 मतलब या 1 2 3 अगर इतना आ रहा है तो इट मीन्स दैट कि बेबी इज इन द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कंडीशन है। इट मीन्स बेबी को इमीडिएट रिससिटेशन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो हम बात क्या कर रहे थे, यहां पे बोला हुआ है अपगार स्कोर आपका कितना है, दैट इज 5 आपका अपगार स्कोर है, मतलब अपगार स्कोर बेबी का लो है। इट मींस दैट यहां पे बोल रहा है कि हमें क्या रिक्वायरमेंट होएगी, हमें होगी इंटेंसिव मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट। सो कौन सी कंडीशन इसके साथ एसोसिएटेड हो सकती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इन कंडीशंस की, दैट इज ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम, ठीक है, या फिर जेनेटिक डिफेक्ट या फिर मेंटल रिटार्ड, ये चीजें जो होंगी पहले ही बर्थ के साथ एसोसिएटेड होंगी अगर कोई जेनेटिक डिफेक्ट है या फिर मेंटल रिटार्डेशन है। सो व्हाट विल बी द आंसर, द ऑप्शन विल बी योर ऑप्शन डी। तो देयर आर चांसेस कि इसकी वजह से कोई डिजीज कंडीशन लाइक डिस्ट्रेस वगैरह हो, तो न्यूनेटल बेसिकली मॉर्बिडिटी कैन बी द आंसर, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स अ रैशनल हाउ इट इज। चलो, neonatal morbidity, that is your option D is the right answer. Why? Because there are presence of the severe bradycardia patient में हो सकता है, मतलब जो बेबी है उसका जो बेसिकली पल्स रेट होएगा that will be less than 90 beats per minute and the fetal heart rate की अगर हम बात करें that is also accelerating which is corresponding to the low अपगार score, क्योंकि बेबी का अपगार स्कोर कितना था 5 it was. So it means that it is a low अपगार score and this low अपगार score is associated with the increased neonatal morbidity and mortality. Morbidity मतलब disease condition का rate और mortality मतलब newborn की death भी basically ये particular low अपगार score कर सकता है, ठीक है। So the right option will be the option D. So I hope this question is clear to you. Now let's move towards the next question, that is second question की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले question पढ़ेंगे, क्या बोल रहा है question, that is now this question is from your OBG section, obstetrics से question पूछा गया है, that is a nurse should do which of the following actions first when she is basically admitting a multigravida client। अब client कैसा है, multigravida, आपके पास मदर है, at particular कितना gestation period है उसका, that is your 36 weeks of gestation with a probable diagnosis of abruptio placenta, ठीक है जी। अब्रप्शो प्लेसेंटा के साथ है, विच ऑफ दीज फॉलोइंग ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, दैट इज प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर द विजाइनल एग्जामिनेशन। द सेकेंड वन इज योर टू ऑब्टेन द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द क्लाइंट। The next is your insert a large gauge intravenous catheter and the last is your prepare the client for the USG या फिर ultrasound scan. So what according to you you should do in this particular condition? Okay, Vishesh Sharma is saying option C. Anybody else?
ओके, विशेष विद ऑप्शन ए। ओके, ओके, नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन में बोलता क्या है कि एक क्लाइंट है, मल्टी ग्रेविड आपके पास क्लाइंट है, जिसका वीक्स ऑफ पीओजी, पीरियड ऑफ जेस्टेशन कितना है, 36 वीक्स आपके पास दिया हुआ है। ठीक है जी। और कहता क्या है, दैट इज डायग्नोस क्या दिया हुआ है, अब्रप्शियो प्लेसेंटा दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको पता है व्हाट डू यू मीन बाय दिस पर्टिकुलर टर्म अब्रप्शियो प्लेसेंटा। इस अब्रप्शियो प्लेसेंटा का सबसे पहले पढ़ेंगे कि मतलब क्या है। ठीक है, तो अब्रप्शियो प्लेसेंटा एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें अर्ली प्रेगनेंसी के टाइम पे ही जो आपके पास ये प्लेसेंटा है वो यूट्रस से पहले ही डिटैच हो जाता है। ठीक है, डिलीवरी से पहले ही, बेसिकली टर्म से पहले ही जो आपका प्लेसेंटा है जो कि यूट्रस के साथ कनेक्टेड था वो पहले ही डिटैच हो जाता है। दैट इज कॉल्ड, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज योर अब्रप्शियो प्लेसेंटा, जिसकी वजह से पेशेंट में बहुत सारी हमारे पास साइन एंड सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज योर ब्लीडिंग पेशेंट में देखने को मिलेगा। ठीक है, पर वेजाइनल ब्लीडिंग पेशेंट में देखने को मिलेगा। देयर आर चांसेस कि एब्डोमिनल क्रैम्पिंग हो सकता है पेशेंट को। ठीक है, क्रैम्प्स जैसे पेशेंट में पड़े होंगे। ठीक है, और क्या हो सकता है, फीटल डिस्ट्रेस होने के चांसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, अगर बेटे प्लेसेंटा वहां से सेपरेट हो गया है, हमें पता है प्लेसेंटा इज बेसिकली अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द मदर एंड द फीटस। अगर प्लेसेंटा पहले सेपरेट हो गया है तो देयर कैन बी स्टारवेशन, मतलब बेबी जो है उसको एडुकेट अमाउंट में न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फीटल डिस्ट्रेस भी इस केस में हो सकता है। ठीक है, एंड ब्लीडिंग विल हैपन एंड मदर में एब्डोमिनल क्रैम्पिंग जो है वो देखी जा सकती है। अगर हम इस अब्रप्शियो प्लेसेंटा की बात कर रहे हैं तो बेटा हमारे पास क्या होता है, 3 टाइप के अब्रप्शियो प्लेसेंटास आते हैं। एक होता है हमारे पास रिवील्ड टाइप ऑफ अब्रप्शियो प्लेसेंटा, एक होता है आपके पास कंसील्ड टाइप ऑफ अब्रप्शियो प्लेसेंटा, एंड लास्ट इज योर मिक्स टाइप ऑफ अब्रप्शियो प्लेसेंटा। वैसे कॉमनली अगर हम स्टडी करते हैं तो हमारे पास 2 आते हैं, रिटेन्ड और कंसील्ड काइंड ऑफ अब्रप्शियो प्लेसेंटा। तो रिवील्ड का मतलब क्या हो रहा है, रिवील्ड समझ में आ रहा है, मतलब जो चीज बेसिकली क्या है, प्रॉपर्ली रिवील्ड है, दिख रही है। तो इस केस में क्या होता है, जैसे ही प्लेसेंटा यूट्रस से सेपरेट हुआ तो आपकी जो ये ब्लीडिंग की फॉर्म में बेसिकली वो बाहर आएगा। मतलब इन दिस पर्टिकुलर केस जो आपके पास bleeding है that will track down, मतलब it will come out in the form of it will come out in the form of blood। ठीक है, फ्रॉम द वेजाइना। तो बेसिकली इंडिकेट कर देगा, पता चल जाएगा कि बेबी में जो आपकी मदर है बेसिकली उसमें क्या हो गया, अब्रप्शियो प्लेसेंटा की कंडीशन है। तो दिस इज योर रिवील्ड कंडीशन, जो बेसिकली आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा आसान होती है, पता लग जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा टिपिकल या फिर कॉम्प्लेक्स है आपके पास अगर जो मदर है उसमें कंसील्ड टाइप ऑफ अब्रप्शियो प्लेसेंटा है, क्योंकि कंसील्ड में क्या होता है, अगर प्लेसेंटा सेपरेट हो गया है यूट्रस से लेकिन वो ब्लीडिंग की फॉर्म में बाहर नहीं आएगा, मतलब सिम्टम कोई नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि जो ब्लड है बेसिकली वो क्लॉट की फॉर्म में यूट्रस के अंदर ही रहेगा। ठीक है, जिसकी वजह से हमें पता नहीं चलेगा कि बेबी मतलब जो मदर है बेसिकली दैट इज सफरिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कंसील्ड अब्रप्शियो प्लेसेंटा। तो यहाँ पे आपसे अगर क्वेश्चन की मैं बात करूं तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि अब्रप्शियो प्लेसेंटा है तो नर्स का बेसिकली क्या इंटरवेंशन, फर्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होएगा अगर कोई मदर आपके पास अब्रप्शियो प्लेसेंटा की आ जाती है। ठीक है, तो पहला बोलता है दैट इज प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर द विजनल एग्जामिनेशन। बिल्कुल भी नहीं, दैट इज कभी भी अगर आपके पास अब्रप्शियो प्लेसेंटा का क्लाइंट आए हम कभी भी उसका विजनल एग्जामिनेशन नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि देयर आर चांसेस कि अगर हम उसका विजाइनल एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो आपका जो प्लेसेंटा है वो फर्दर रप्चर हो सकता है एंड देयर आर चांसेस कि फीटस को इससे डिस्ट्रेस हो सकता है, तो इट कैन क्रिएट द फर्दर कॉम्प्लिकेशन। तो कभी भी अगर आपके पास कंडीशन आएगी अब्रप्शियो प्लेसेंटा की हम कभी विजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करते। तो ऑप्शन ए इज नॉट द राइट आंसर। अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, दैट इज ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द क्लाइंट, इतना टाइम हमारे पास नहीं है क्योंकि पेशेंट इज ब्लीडिंग कि हम उसकी ब्रीफ हिस्ट्री ले। ठीक है जी, सो इट विल नॉट बी द आंसर क्योंकि प्रायोरिटी आपसे पूछी, आप लोगे उसकी हिस्ट्री लेकिन प्रायोरिटी की अगर बात करें सो इट विल नॉट बी द राइट आंसर।
अगर ऑप्शन डी की बात करें, दैट इज अल्ट्रासाउंड के लिए उसको प्रिपेयर करेंगे, नो इट विल नॉट बी द राइट आंसर, द राइट आंसर विल बी योर ऑप्शन सी। मतलब हम क्या करेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग व्हाट वी विल डू, दैट इज वी विल इंसर्ट अ लार्ज गेज कैथेटर इन द मदर। और क्या करते हैं हम, डबल साइड कैनुलेशन इज बेसिकली प्रोसीजर जो आपका अब्रप्शियो प्लेसेंटा है, इस डायग्नोसिस में हमेशा याद रखना डबल साइड कैनुलेशन हम करते हैं। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग बेटे हो रहा है, देयर आर चांसेस कि हेमरेज होएगा, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट हो सकती है मदर में। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या है, आईवी पोर्ट, आईवी पेटेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक लार्ज होल आईवी पोर्ट यहाँ पे रिक्वायर्ड है फॉर बेसिकली डूइंग द दिस पर्टिकुलर, दैट इज योर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस पेन बहुत ज्यादा हो रही है, तो पेन रिलीफ करने के लिए भी देयर आर वी बेसिकली नीड द दैट इज योर आईवी कैथेटराइजेशन या फिर आईवी पेटेंसी, आईवी पोर्ट की मेंटेनेंस यहाँ पर रिक्वायर्ड है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द रैशनल। तो अगर हम रैशनल की बात करें, यहाँ पे प्रॉपरली बताया हुआ है इस रैशनल में कि अगर अब्रप्शियो प्लेसेंटा की कंडीशन आ जाए तो क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट इज योर, इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन अर्ली डिलीवरी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, फटाफट हमें डिलीवरी, इमरजेंसी डिलीवरी करानी पड़ सकती है, स्पेशली इन केस ऑफ कंसील टाइप ऑफ दिस पर्टिकुलर अब्रप्शियो प्लेसेंटा। लेकिन डिलीवरी कराने से पहले एक चीज याद रखनी, वी हैव टू एडमिनिस्टर द टोकोलिटिक एजेंट। ठीक है, सबसे आप पहले आप क्या दोगे, टोकोलिटिक एजेंट दे दोगे टू बेसिकली प्रिवेंट द प्री टर्म डिलीवरी। ठीक है, और उसके बाद पेशेंट को क्या दोगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, स्पेशली डेक्सामेथासोन और बीटामेथासोन, ताकि जो बेबी है उसकी लंग मैच्योरिटी हो सके। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, एडुकेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना है तो आईवी पोर्ट तो होना चाहिए ना, तभी तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन दोगे। ठीक है जी, सो दैट वाज योर राइट आंसर, दैट्स व्हाई हमने ऑप्शन सी को करेक्ट माना है। दैट इज फर्स्ट इंटरवेंशन आपके पास क्या होएगा, टू मेंटेन अ आईवी पोर्ट, दैट इज इंट्रावेनस पोर्ट होना चाहिए, तो टू इंसर्ट अ लार्ज गेज इंट्रावेनस कैथेटर। ठीक है, सो दैट विल बी द राइट आंसर। इसके अलावा भी हम कुछ चीजें करते हैं इन पर्टिकुलर दिस अब्रप्शियो प्लेसेंटा, वो देख लेते हैं क्या चीज, दैट इज पेन रिलीफ करनी है, क्योंकि मैंने बोला एब्डोमिनल क्रैम्पिंग पेन वहां पे पेशेंट को होगी, तो एनाल्जेसिया या फिर एनाल्जेसिक्स आप देंगे, एज वेल एज पेशेंट को कौन सी पोजीशन देनी है, लेटरल पोजीशन देनी है, सुपाइन पोजीशन कभी नहीं देनी है। क्यों देनी है, बिकॉज अगर आप लेटरल पोजीशन देंगे सो इट विल अवॉइड या फिर इट विल रिड्यूस द प्रेशर इन द, जो आपकी लार्ज वेन है दैट इज सुपीरियर वेना कावा का प्रेशर बेसिकली ये रिड्यूस कर देगी। ठीक है, साथ के साथ आपको जो मदर है उसके वाइटल साइन देखने और फीटल मॉनिटरिंग भी साथ साथ में करनी है। सो दीज आर सम काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बेसिकली अब्रप्शियो प्लेसेंटा में हमें करनी चाहिए। ठीक है, बट अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो राइट आंसर विल बी योर ऑप्शन सी। ठीक है, क्योंकि हमें इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन वहां पर रिक्वायर्ड है, इसलिए हमें आईवी पोर्ट मेंटेनेंस करना पड़ेगा। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता क्या है, दैट इज अ 10-year-old आपके पास एक क्लाइंट है, हैज बीन डायग्नोस्ड विद द एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग रीनल पार्ट से बेसिकली क्वेश्चन आपके पास आया है कि एक 10-year क्लाइंट है बेसिकली, जिसमें बेसिकली क्या डायग्नोस हुआ है, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस व्हिच इज कॉज्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया। सो द क्लिनिकल फाइंडिंग वाज proteinuria, second is moderately elevated BP and the periorbital edema. So which of the following dietary plan is the most appropriate in the client, कौन सी डाइट आप recommend करोगे। So options की बात कर लेते हैं। The very first option is your protein diet, that is your low protein diet. Next is your that is low sodium diet and the option C says that increase fluid intake, और लास्ट ऑप्शन आपके पास बोल रहा है हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट। तो अगर ऐसा क्लाइंट आपके पास है तो आप कौन सी डाइट उसमें रिकमेंड करोगे। कौन सी डाइट रेकमेंड करोगे ऐसे क्लाइंट में।
ओके, नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले। तो वही चीज बोली है कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो रखा है पेशेंट को, ठीक है जी। कौन सा स्टेज है, कौन सा ग्रेड है, ग्रेड 1 मतलब एक्यूट है, ठीक है, दैट इज फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस अगर हो रखा है, सो व्हाट इज दिस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है क्या, आइटिस वर्ड है मतलब इन्फ्लामेशन है। किसकी इन्फ्लामेशन है, इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द पर्टिकुलर पार्ट दैट इज योर ग्लोमेरुलस, ठीक है जी। ग्लोमेरुलस, नाउ व्हाट इज दिस ग्लोमेरुलस, दिस इज द बेसिकली द फिल्टरिंग पार्ट ऑफ आवर किडनी, ठीक है। जो नेफ्रॉन का फिल्टरिंग पार्ट है वो है हमारे पास ग्लोमेरुलस। इसकी जब पर्टिकुलरली इन्फ्लामेशन हो जाती है ऑफ आवर फिल्टरिंग पार्ट, उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है जी। और दिस पर्टिकुलर कंडीशन, एक चीज हमेशा याद रखेंगे, दैट इज अगर हम बात करेंगे किसकी, चाइल्ड की, बच्चों की अगर हम बात करें, ठीक है, तो उसमें ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कौन करवाता है, दैट इज योर स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग दिस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। और अगर हम एडल्ट्स की बात करें, ठीक है, एडल्ट्स की बात करें तो कौन करवाता है ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, सो बेटा याद रखना, इट इज कॉज्ड बाय आर हेपेटाइटिस, ठीक है, हेपेटाइटिस वायरस की वजह से हो सकता है, या फिर निमोनिया भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। सो आइदर इट इज बिकॉज ऑफ दिस हेपेटाइटिस या फिर निमोनिया की वजह से जो आपका बेसिकली ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है इन केस ऑफ एडल्ट्स। एंड इफ आई टॉक अबाउट द चिल्ड्रन, सो इट इज बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया, ठीक है जी। ओके, सो ये बात कर ली कि हमने ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता क्या है, ठीक है। आगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो क्लिनिकल फीचर ऑलरेडी दे रखे हैं, दैट इज पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा, प्रोटीन यूरिया पेशेंट में देखने को मिलेगा। आपके पास ब्लड प्रेशर भी हाई रहेगा, ठीक है। और क्या होगा, पैरी ऑर्बिटल, मतलब आपके पास जो आई साइड है बेसिकली क्या होगा, एडिमा विल बी देयर, स्वेलिंग देखने को मिलेगी एंड फ्लूइड एक्यूमुलेशन आपके पास देखने को मिलेगी। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है कौन सी डाइट आप पेशेंट को दोगे। अगर हम इन ऑप्शंस की बात करें, लेट्स मूव टू ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन 1 बोल रहा है कि हम पेशेंट को लो प्रोटीन डाइट देंगे। बेटे अगर आप क्लिनिकल फीचर देखोगे, प्रोटीन यूरिया मतलब यूरिन में क्या हो रहा है, प्रोटीन एक्सक्रीट आउट हो रहा है, तो पहले ही बॉडी में क्या हो गया, प्रोटीन का लेवल कम है, तो लो प्रोटीन डाइट आप बिल्कुल नहीं दोगे। हाई प्रोटीन डाइट फिर भी दे सकते हो, लेकिन लो प्रोटीन हम कभी नहीं देंगे, क्योंकि पहले ही बॉडी से बहुत ज्यादा प्रोटीन जो है वो एक्सक्रीट आउट हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की, ठीक है। तो लो सोडियम डाइट दोगे पेशेंट को, या फिर ऑप्शन सी की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन सी बोल रहा है दैट इज इंक्रीज द फ्लूइड इनटेक। बेटे पहले ही बोल रहा है एडिमा हो गया है पेशेंट में, बीपी पहले से ही रेज है, मतलब रिटेंशन ऑफ वाटर हो रही है, रिटेंशन ऑफ सॉल्ट भी हो रही है, तो बीपी फ्लूइड पहले से ही ज्यादा है और ज्यादा आप फ्लूइड दे दोगे तो क्या होएगा, देयर इज कोलैप्स हो सकता है पेशेंट में, एक्स्ट्रा बेसिकली बहुत ज्यादा एडिमा हो जाएगा पेशेंट में, तो दिस विल नॉट बी द राइट आंसर। अगर मैं बात करूं ऑप्शन डी की, दैट इज हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट, तो बेटे जितना ज्यादा आप बेसिकली हाई कोलेस्ट्रॉल हाई फैटी डाइट अगर आप दोगे तो क्या होगा, जो आपका जीएफआर रेट है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, वो क्या हो जाएगा, और भी ज्यादा कम हो जाएगा, एंड देयर आर चांसेस कि पेशेंट में एन्यूरिया हो सकता है, ठीक है, दैट कैन लीड्स टू इंक्रीज दिस पर्टिकुलर एडिमा, ठीक है जी। तो दिस विल ऑल्सो बी नॉट द राइट आंसर। तो ऑप्शन क्या बच गया आपके पास, दैट इज योर ऑप्शन बी, मतलब हम पेशेंट में कौन सी डाइट देंगे, लो सोडियम डाइट देंगे, ठीक है। जो सॉल्ट है उसकी रिस्ट्रिक्शन कर देंगे, ठीक है, सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट हम इसको देंगे पेशेंट को। क्यों सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड दे रहे हैं, क्योंकि अगर बेटे क्या है, अगर हम ज्यादा सॉल्ट पेशेंट में देंगे तो आपको पता है सॉल्ट क्या करवाता है, दैट इज इट विल कॉज द रिटेंशन, और क्या होगा, ज्यादा एडिमा देखने को मिलेगा पेशेंट में, और बीपी भी क्या हो जाएगा, रेज हो जाएगा। तो क्या कौन सी डाइट देंगे, याद रखेंगे हमेशा लो सोडियम डाइट बेसिकली हम प्रेफर करते हैं इन केस ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। Now let's move towards the rationale। क्यों, क्योंकि अगर हम लो सोडियम डाइट को रेकमेंड कर रहे हैं, बिकॉज इफ वी कंज्यूम द हाई अमाउंट ऑफ दिस पर्टिकुलर सॉल्ट डाइट या फिर सोडियम डाइट, तो क्या होएगा, वाटर रिटेंशन हो जाएगा बॉडी में, एंड इट कैन लीड टू स्वेलिंग, एंड फर्दर जो आपका ब्लड प्रेशर है वो भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, मतलब जो हमने सिम्टम पढ़े हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के वो और भी ज्यादा इनहांस हो जाएंगे। तो हाई सोडियम डाइट नहीं देंगे, कौन सी डाइट देंगे, लो सोडियम डाइट देंगे, सो दैट इट कैन डिक्रीज योर ब्लड प्रेशर, क्योंकि क्या करवाएगी, रिटेंशन, जो वाटर रिटेंशन है उसको क्या करवा देगी, डिक्रीज कराएगी,
ठीक है, वाटर रिटेंशन कम होगी, सॉल्ट रिटेंशन कम होगी, ऑटोमेटिकली आपकी जो स्वेलिंग है और मतलब अडीमा वहां पे बना हुआ है वो भी कम होगा और ब्लड प्रेशर भी रिड्यूस हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना लो सोडियम डाइट हम प्रेफर करते हैं। ओके, now let's move towards our next question of the series, that is question number 4 की तरफ बढ़ते हैं। So a moderately depressed basically client was hospitalized, ठीक है जी, 2 days ago suddenly beginning to smile, ठीक है जी, smiling and reporting that the crisis is over, ठीक है। द क्लाइंट सेज टू द नर्स आई एम फाइनली क्योर्ड, मैं बिल्कुल ठीक हूं, ये चीज बोल रहा है। सो हाउ शुड अ नर्स इंटरप्रेट दिस बिहेवियर अ क्यू टू मॉडिफाई द ट्रीटमेंट प्लान, ठीक है जी, नर्स को कैसे लेनी चाहिए ये पर्टिकुलर चीज। ऑप्शन ए बोल रहा है सजेस्टिंग अ रिडक्शन ऑफ मेडिकेशन, ठीक है, ड्रग डोसेज को कम कर देना चाहिए। सेकेंड वन इज अलाउइंग दैट इज इंक्रीज इन रूम एक्टिविटीज, या फिर दैट इज इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ सुसाइडल प्रिकॉशंस, या फिर लास्ट है अलाउइंग द क्लाइंट टू गो होम। सो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू एक पर्टिकुलर नर्स को क्या करना चाहिए अगर ऐसी कंडीशन उसको देखने को मिले। Okay, Manju Bala is here. Good evening, Manju. Okay, Manju says option C. Anybody else? ओके, तो मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि एक डिप्रेस क्लाइंट हमारे पास है, एक साइकेट्रिक पेशेंट है बेटे, जिसको क्या है, मूड डिसऑर्डर है। कौन सा मूड डिसऑर्डर है, बेसिकली उसमें क्या डेवलप है, डिप्रेशन, डिप्रेस्ड है क्लाइंट, मतलब उसका मूड जो है बिल्कुल क्या है, लो है, डिप्रेस मूड उसमें देखा गया है, ठीक है जी। तो क्या बोल रहा है कि 2 दिन पहले उसको एडमिट किया गया था, ठीक है जी, और सडनली एकदम से ही वो स्माइल करने लग पड़ता है और क्या बोलने लग पड़ता है कि अब क्राइसिस इज ओवर, जिस चीज की वजह से मैं डिप्रेस हुआ था वो ओवर हो गई है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, ठीक है जी। और क्या बोल रहा है नर्स को, दैट इज आई एम फाइनली क्योर्ड, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूं अब, ठीक है। तो बोल रहा है कि हाउ शुड द नर्स इंटरप्रेट, नर्स को ये जो क्लाइंट का सडन बिहेवियर चेंज हुआ है वो कैसे उसको इंटरप्रेट करना चाहिए। तो बोल रहा है कि अगर नर्स को बेसिकली इसमें ट्रीटमेंट जो बेसिकली पेशेंट का चल रहा है उसमें क्या चीज मॉडिफाई करनी चाहिए। तो ऑप्शंस पढ़े अगर हम, तो ऑप्शन 1 ए क्या बोल रहा है, दैट इज कि सजेस्टिंग अ रिडक्शन इन द, मतलब जो ड्रग डोसेज बेसिकली पेशेंट की चल रही है दैट इज एंटीसाइकोटिक या एंटी डिप्रेसेंट बेसिकली चल रही होगी, क्योंकि डिप्रेशन पेशेंट में है, तो अगर वो एंटी डिप्रेशन या फिर एंटी एंजाइटी जो भी साइकेट्रिक ड्रग चल रही है उसकी डोसेज को वो कम कर देगी। पहला ऑप्शन, ठीक है जी, विदाउट फिजिशियन प्रेस्क्रिप्शन शी कांट डू दैट, तो ऑप्शन ए इज नॉट राइट। सेकेंड ऑप्शन की बात कर रहे हैं, दैट इज ऑप्शन बी, अलाउइंग इंक्रीज इन द इन रूम एक्टिविटीज को आप इंक्रीज कर देंगे, बिल्कुल नहीं, ठीक है। नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स आर फोर्थ ऑप्शन, बोल रहा है कि अलाउइंग द क्लाइंट टू गो होम, ठीक है, तो वो चीज भी आप नहीं कर सकते हैं विदाउट प्रॉपर पर्टिकुलर आप जो आपके पास साइकेट्रिक कंडीशन, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन किए बिना, प्रॉपरली आइडेंटिफाई किए बिना कि जो आपके पास पर्टिकुलर कंडीशन थी डिप्रेशन की वो क्योर्ड हो गया है, यू कांट सेंड द क्लाइंट टू होम। सो ऑप्शन सी आपके पास राइट आंसर होएगा, दैट इज इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ द सुसाइड प्रिकॉशंस, क्योंकि सडनली उसने अपना बिहेवियर जो है वो क्या कर लिया, मॉडिफाई कर लिया है। सो देयर आर चांसेस कि उसमें सुसाइडल आइडिएशंस है, क्योंकि हमें पता है बेटे डिप्रेशन
का जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आता है उसमें सबसे ज्यादा सुसाइडल टेंडेंसीज देखी गई हैं, ठीक है। सुसाइडल टेंडेंसीज बहुत ज्यादा डेवलप हो जाती है डिप्रेस्ड क्लाइंट के केसेस में, ठीक है। तो नर्स क्या करेगी, सुसाइडल प्रिकॉशंस को, दैट इज इंक्रीज द लेवल ऑफ सुसाइडल प्रिकॉशंस को और ज्यादा लेना शुरू कर देगी, ठीक है जी, कि शी विल रेगुलरली मॉनिटर दैट पर्टिकुलर क्लाइंट, उसकी साइड रेल्स को हमेशा अप रखेगी और जितनी भी हार्मफुल चीजें उसके कमरे में है उनको बेसिकली रिमूव आउट कर देगी वहां से, ठीक है जी। प्लस वन मोर थिंग, स्लीप हाइजीन जरूर से प्रमोट करनी है ऐसे क्लाइंट्स में, ठीक है। सो ऑप्शन सी, मंजू यू वर राइट, दैट इज ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर है बेटे, ठीक है जी। दैट इज मॉनिटर फॉर द सुसाइडल रिस्क, क्योंकि डिप्रेसिव पेशेंट में सुसाइडल टेंडेंसीज बहुत ज्यादा होती है, सुसाइडल आइडिएशन इनको आती रहती है। एंड सेकंड थिंग व्हाट यू कैन डू, कीप द एनवायरनमेंट सेफ बाय एलिमिनेटिंग जितनी भी हार्मफुल चीजें हैं, शार्प्स हैं या फिर नाइफ है, कुछ भी है जो बेसिकली जिससे पेशेंट अपने आप को हार्म कर सकता है या फिर किसी और को हार्म कर सकते हैं, वो सब चीजें एलिमिनेट कर देनी है, ठीक है जी। स्पेशली वो किसको हार्म करेगा, सेल्फ हार्म करेगा, मतलब सुसाइड करेगा, ठीक है। एंड एनकरेज द पेशेंट टू बेसिकली टू डू फॉर हिमसेल्फ एज मच एज ही कैन डू, ठीक है। और स्लीप हाइजीन को भी प्रमोट करना है ऐसे क्लाइंट्स में। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है, यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस पर्टिकुलर इमेज, मुझे आप बताइए कि ये जो आपके पास यहाँ पे आपको काइंड ऑफ एक कैथेटर दिख रहा है, तो बेसिकली इसका नाम क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है दैट इज अ काइंड ऑफ एवी फिस्टुला, अट्रियोवेनस फिस्टुला है, सेकंड इज योर मेलाकॉट कैथेटर है, द थर्ड इज योर पिक लाइन कैथेटर है, एंड द फोर्थ ऑप्शन से इट इज अ अर्टीरियल कैनुला। सो व्हाट अकॉर्डिंग टू ये कौन सा कैनुला है, कौन सा कैथेटर है? ओके तो अगर हम इसकी बात करें, दैट इज योर कौन सा ये आपके पास इमेज बेस्ड है, कौन सी ये इमेज है, कौन सा कैथेटर यहाँ पे ये बताया हुआ है, तो याद रखेंगे अगर ऐसा आपको इमेज दिखता है तो दिस पर्टिकुलर इमेज इज ऑफ पिक लाइन कैथेटर, ये आपके पास दिखाया हुआ है, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस पिक लाइन, तो याद रखेंगे बेटा दिस इज अ परक्यूटेनियस, ठीक है। इस पिक लाइन का फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज दिस पिक लाइन, तो याद रखेंगे दैट इज योर परक्यूटेनियस इनड्वेलिंग, percutaneous indwelling central catheter, ठीक है, सेंट्रल कैथेटर, मतलब दिस इज बेसिकली अ सेंट्रल वेनस कैथेटर आपके पास है, ठीक है जी, जो हम कहाँ यूज करते हैं, इट इज बेसिकली यूज्ड इन द पेशेंट जिनको हमें क्या करना होता है, आईवी थेरेपी देनी होती है, मतलब आईवी फ्लूइड्स पेशेंट में देने हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म थेरेपी, ठीक है, या फिर हमें पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना है, ठीक है, या फिर हमें पेशेंट को टीपीएन देना है, टीपीएन में ज्यादा प्रेफर करते हैं हम, ठीक है, सेंट्रल वेनस कैथेटर, ठीक है, पिक लाइन कैथेटर, टीपीएन देना है, ठीक है, या फिर हमें क्या करना है, पेशेंट को कोई भी काइंड ऑफ अदर न्यूट्रिशन देना है, और स्पेशली अगर हमें कीमोथेरेपी देनी है, ठीक है। तो कीमोथेरेपी मतलब जो आपके पास ऑन्को वाले पेशेंट्स होते हैं उसमें ये पिक लाइन कैथेटर रहता है। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज जस्ट अ काइंड ऑफ एक बेसिकली थिन काइंड ऑफ एक आपके पास पतली सी आपके पास एक ट्यूब होती है जो बेसिकली पेशेंट की जो अपर आर्म है उसके थ्रू बेसिकली इसको इंसर्ट किया जाता है। कहाँ इंसर्ट होती है फर्दर, ये जाती है टुवर्ड्स द जो आपका राइट साइड ऑफ हार्ट है उसके ऊपर एक आपके पास वेन होती है दैट इज सुपीरियर वेना कावा तक बेसिकली ये वेन जो आपके पास पिक लाइन कैथेटर है, ठीक है, ये जो पिक लाइन आपके पास छोटी सी पतली सी आपके पास वायर दिख रही है ये वहां तक जाती है, ठीक है, एंड इट हेल्प्स टू बेसिकली सप्लाई द जो भी आपके पास न्यूट्रिशन है, आईवी थेरेपी है, मेडिकेशन
मेडिकेशन है, कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स है, उसको सप्लाई करने के लिए हम इस पिक लाइन कैथेटर का बेसिकली यूज करते हैं। ठीक है, एक और चीज याद रखेंगे, ये जो पर्टिकुलर ये आपके पास कैथेटर है, ये या तो डबल ल्यूमन का हो सकता है, ट्रिपल ल्यूमन या फिर सिंगल ल्यूमन का भी हमारे पास आता है। ठीक है, एंड इट कैन बी वेल्व्ड भी हो सकता है या फिर नॉन वेल्व का भी हमारे पास पिक लाइन कैथेटर जो होता है वो आता है। ठीक है, और ये डिफरेंट डिफरेंट साइजेस का हो सकता है। ठीक है जी, डिफरेंट साइजेस में हमारे पास ये पिक लाइन कैथेटर आता है। नेक्स्ट वी विल मूव टू, इस इमेज को हमेशा याद रखना, अगर ऐसी इमेज आपसे पूछ ले तो याद रखेंगे दैट इज योर पिक लाइन कैथेटर, परक्यूटेनियस इनड्वेलिंग सेंट्रल कैथेटर, वेरी इंपॉर्टेंट। Now let's move towards the rationale. वही चीज बताई हुई है कि पिक लाइन कैथेटर is basically assessing the large central veins that is near the heart and it is used to give the medication as well as liquid nutrition जब पेशेंट में देना होता है। ठीक है जी, अगर मतलब अगर हमें बार बार बेसिकली पेशेंट को नीडल स्टिक नहीं करना है, बार बार उसको हर्ट नहीं करना है, तो हम क्या करते हैं, पिक लाइन कैथेटर बेसिकली उसमें इंसर्ट कर देते हैं। इज इट क्लियर? सो This was all from my side. Today we have discussed the important question जो आपके NORCET मेंस के point of view से बहुत ज़्यादा important है। Tomorrow we will meet at the same timing और फिर से हम important questions को discuss करेंगे। Thank you so much.